हेलो एवरीवन, मैं नदीप राजबरन। आज का ये जो वीडियो है पूरा का पूरा AOC 4 के ऊपर होने वाला है। और AOC 4 का मैं ऑनलाइन वेरिएंट बहुत बहुत बार ट्राई कर चुका हूं। पकड़ के चलो, मैं 4 बार ये फॉर्म फिलअप, सॉरी, 4 बार मैं ये फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर चुका। और चारों बार ये फॉर्म पूरा खोला ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म रिलोड 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 करते हुए लास्ट में खुल रहा है। अभी जब मैं डेटा फिलअप करके जब सेव कर रहा हूँ तो बोल रहा है ये डेटा फिलअप नहीं होगा, या फिर नो यस नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रहा है। तो अब मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं बैठ के वापस से ऑनलाइन भरूं। अब ट्राई करते हैं ऑफलाइन वेरिएंट को कैसे काम करता है, क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं किया ना, सच बता रहा हूँ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैं रो दूंगा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए फटाफट एक बार ऑफलाइन AOC 4, ये तो ऑफलाइन, चलो भाई प्लीज तुम ढंग से काम कर लेना। ऑफलाइन वाला मैं MGT 7 का ऑफलाइन वेरिएंट ट्राई किया, मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो भी बनाकर डाल दिया है। AOC 4 का जो, सॉरी, MGT 7 का 7A का जो ऑफलाइन वेरिएंट है ना, उसमें एक ही मेरे को चैलेंजिंग पार्ट लगता है, वो है कि जब एक्सेल सबमिट करने के बाद जो आपका एरर जनरेट होता है, तो उसको अगर आपको रिजॉल्व करना है तो एक बार मेरा पूरा डिटेल वीडियो देख लेना। उसमें ना बहुत, उसमें प्रॉब्लम वहां आ रहा है जहां पे जीरो देना है। देखो, कुछ कुछ कॉलम है जहां पे डेटा फिल करना है, कुछ कॉलम है जहां पे डेटा फिल नहीं करना है। ठीक है, तो आपने जब पहले फिलअप करते तो सब में हर कॉलम में जीरो लिखते थे, राइट, जहां पे कोई डेटा नहीं है जीरो जाएगा। बट ऑफलाइन वाले में क्या ना, कुछ कुछ जगह पे जीरो जाएगा, कुछ जगह पे जीरो नहीं जाएगा। तो ये सारा छोटा छोटा चीज का जो प्रॉब्लम है, अगर एक बार वो वीडियो देख के आप समझ लो तो मेरे को नहीं लगता फिर प्रॉब्लम होगा। अब देखो, AOC 4 का ऑफलाइन वेरिएंट तो बहुत फास्ट है, मतलब ये पेज बहुत फटाफट खुलता है, 2 पेज का फॉर्म होता है, फटाक से खुल जाता है। तो एक रैंडम कंपनी पकड़ते हैं। ठीक है, मैंने एक रैंडम कंपनी का नाम वाम निकाल के रखा है आज ऑलरेडी, क्योंकि जितना भी मैंने फाइलिंग किया आज तक सारा कंपनी संदीप के नाम से हुआ, तभी फाइल करता हूँ, राइट। तो संदीप के नाम पे ये कंपनी है, इसका फॉर्म फिलअप करते हैं भाई। सर्च, क्या बात कर रहा है, यही पेज नहीं खुला है, यहाँ टाइप नहीं हो रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये देखो, माउस पे क्लिक कर, अरे यार आ गया, देख रहे हो भाई। ऑफलाइन फॉर्म रात के 1 बज रहे हैं, मतलब सुबह का, और वर्किंग आवर नहीं है, ये वर्किंग आवर के बाद का मैं बात कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा है। क्लिक कर रहा हूँ भाई माउस पे, कुछ हो रहा है, अब जाके आया, मतलब भाई इस बार का मौत आएगा। ठीक है, कंपनी का नाम खुल गया, डेटा खुल गया, ये जो भी है फॉर्म खुल गया, ये हट गया भाई। ठीक है, फाइनेंस ईयर ऑब्वियसली 1 तारीख से लेकर 31 मार्च होगा। अगर नई कंपनी रहती है तो उसका फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से होता है, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस दिन से लेकर 31 मार्च 2025 तक जाएगा। चलो भैया, 31 मार्च 2025, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव। कौन से डेट पे फाइनेंशियल अप्रूव हुआ था भाई? मेरे तो 1 तारीख पे हुआ था। अब ये कहाँ पे दिखेगा? जो आपका बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट के नीचे में डायरेक्टर ने किस दिन पे साइन किया है वो डेट है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली मेरा एडॉप्टेड फाइनेंशियल्स होगा, हमने EGM किया है। वेदर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल्ड, नो। क्या एडजॉर्न में EGM, एडजॉर्न EGM में इसको एडॉप्ट किया है? नहीं। सिग्नेचर डिटेल यहाँ पे देखो, मेरा जो ऑनलाइन वाला फॉर्म फिलअप करा था ना, वहां पे ये डन का डिटेल डाल रहा था, नाम नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं इन लोगों का क्या स्थिति है। यहाँ पे क्या स्थिति है? नाम, अब देखो यहाँ नाम आ जा रहा है, ऑनलाइन वाले में नाम डाल डाल कर ट्राई कर चुका हूँ, वो आ ही नहीं रहा है नाम। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मेरे को एक चीज चेक करना है, प्लीज कोई चेक करके कमेंट करके बताना ना। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मतलब अगर किसी मान लो डायरेक्टर का डिन डीएक्टिवेट है तो भी क्या उसका नाम यहाँ पे दिखाता है? ये बस एक बार कोई चेक करके बताओ। एक काम करता हूँ, मैं चेक ही कर लेता हूँ अभी के अभी। तो आई थिंक हाँ, क्योंकि डिन डीएक्टिवेट होने के बाद भी एक बार देख लो, ये जो नाम, मतलब रैंडम डिन नंबर फाइंड किया, इंक्वायर्ड इन स्टेटस, यहाँ पे डिन नंबर डालता हूँ, सबमिट करता हूँ। ये कैप्चा मेरे को ना बहुत इरिटेटिंग लगता है। पहले मैथ देता था तो लगता था कि बहुत इरिटेटिंग है, अब ये बहुत गंदा सा टेक्स्ट देने लगा है, अब और इरिटेटिंग लगता है। क्योंकि ये लोग क्या है ना, कुछ प्लान करके बैठा है। आई और एल से दुश्मनी है इनका। IL मतलब देखो, डिन डीएक्टिवेटेड, बट नाम इस बंदे का यहाँ पे दिखा रहा है। आ गया भाई, ये देखो नाम आ जा रहा है, मतलब डिन डीएक्टिवेट होगा फिर भी आपका फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, डेजिग्नेशन सबका देते हैं डायरेक्टर, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है डायरेक्टर। साइनिंग डेट मेरा 1 तारीख को होगा, 1 सितंबर, 1 सितंबर। तो सबका साइनिंग डेट यहाँ पे दे दो। अगर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो गया ना, मैं भाई पक्का बोलूंगा फिर ऑफलाइन में आ जाओ सब लोग शिफ्ट।
डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच स्टेटमेंट बी आर अप्रूव हुआ है भाई 1 सितंबर को ही। सेम तीनों, 2 डायरेक्टर साइन करते हैं ना, डायरेक्टर रिपोर्ट, एक एफडी होता है जिसमें से, तो चलो ये जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरीके से अगर फॉर्म फिलअप होना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फॉर्म कितना ही बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कितना स्मूथ है ये वाला फॉर्म। ऑफलाइन वेरिएंट, ऑनलाइन मतलब फिलअप तो ऑनलाइन ही करना है आपको, बट ये बहुत स्मूथ काम कर रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब बहुत मजा आ रहा है इसको फिलअप करने में। ऑनलाइन का जो फॉर्म है भाई, मौत आ गया उसको भरते भरते, मेरा 10 मिनट में खून खोल गया। चलो ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर, ऑडिटर ने फाइनेंसेस कब साइन किया है? 1 तारीख को साइन किया है। क्या ईजीएम हुआ था? यस, इफ यस, ईजीएम कब हुआ है? 30 सितंबर। ड्यू डेट क्या था? 30 सितंबर। एक्सटेंशन के लिए हुआ था क्या? नहीं, सेफ। चलो यहाँ तक का डेटा सेफ। whether the company is subsidiary as defined under section this, no, कंपनी बी सब्सिडरी। यहाँ पे देखो 2 चीज पूछता है, वेदर द कंपनी इज अ सब्सिडरी, क्या कंपनी ही एक सब्सिडरी है किसी और की? तो आपको बोलना पड़ेगा यस या नो, डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी किसी की सब्सिडरी नहीं है तो आप बोलो नो, अगर किसी की सब्सिडरी है तो यस करिएगा कंपल्सरी। और यहाँ पे यस करने के बाद उसका सिन नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस मैच होता है। जैसे आप इस कंपनी को बोलोगे कि ये कंपनी तो एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और किसी कंपनी का सिन नंबर डाल दिए, ओके। अब वो कंपनी जब अपना फिलअप करेगी ना, तो वो नीचे वाले में डालेगी, यहाँ पे यस करेगी। देखो क्या लिखा है, वेदर द कंपनी हैज अ सब्सिडरी कंपनी, क्या कंपनी की कोई सब्सिडरी है, तो वो जो दूसरी वाली कंपनी होगी वो यहाँ पे यस करेगी, अदरवाइज वो यहाँ पे यस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो यस करके उनको भी डेटा देना पड़ता है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे कम केस में कुछ भी नहीं, तो नो कर दिया। SRN ऑफ ADT1। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो डमी SRN में डाल रहा हूँ, तो प्लीज ये वाला आप प्रैक्टिस मत करिएगा। Z9 करके एक SRN था तो सही, Z करके 999 ना 49 था, 9 5 होता ना, 1 2 3 4 5 नहीं ले रहा है। Z 1 2 3 4 5 6, ये एक SRN पहले चल रहा था, बट शायद अब काम नहीं कर रहा है। खैर कोई नहीं, अपने को क्या करना होगा, मास्टर डेटा से जाकर उसका डेटा नंबर निकालना होगा। अच्छा ये कैसे निकालेंगे? हमको AOC4 चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? अरे मतलब डिन नंबर चेक करना है तो FO सर्विस, यहाँ चेक एनुअल फाइलिंग स्टेटस है, वहां जाओ, कंपनी का सिन नंबर फटाफट कॉपी, कॉपी है ना, हाँ कॉपी, यहाँ जाके कर दो पेस्ट, एंटर करो। बड़ा ए बड़ा यू छोटा, JE बड़ा वाई छोटा, सबमिट। ये देखो ये वाली कंपनी है 1996। बाबा इतनी पुरानी कंपनी चूज कर लिया बाई मिस्टेक, 1996 की कंपनी है, वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा ADT1 का SRN। इसका 2016 में एक ADT1 था, 16 भाई, इसका 16 में ADT1 हुआ है। कितने साल के लिए पॉइंट किया है? 22। ऑल फॉर्म नहीं, ADT1 चूज कर सकते हैं। एक 16 में है, एक 20 में, अच्छा 20 में है एक ADT1, राइट। तो ये एक ADT1 का SRN पेस्ट करेंगे और डेटा ऑडिटर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे कुछ नहीं करना, नेम ऑफ द मेंबर मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, मेंबरशिप नंबर, भाई मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ, प्लीज कोई भड़क मत जाना कि ये गलत क्यों डाल रहे हो प्लीज, ठीक है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अब यहाँ पे क्या आपकी इंडस्ट्री क्या है? कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज बाकी के लिए होती है, मतलब आपकी कोई भी कंपनी कमर्शियल इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, ठीक है। शेड्यूल 3 सबके केस में एप्लीकेबल ही होगा। कंसोलिडेशन है या नहीं है, डिपेंड्स, मेरे केस में नहीं है, मैं नो करता हूँ। whether कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर में अगर डेटा मेंटेन कर रहा हूँ तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहेंगे, नहीं। यहाँ पे क्या ना, पूरा सर्वर बेस्ड चीज होता है। अगर अब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किसी सर्वर पे रहता है और वो सर्वर कहाँ पे लोकेट करता है उसको मेरे को बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं यस करता हूं तो मेरे से पूछेगा कि भैया कौन से जगह पे रखते हो आप, किस सर्वर पे आपका डेटा रहता है, पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना, तो कौन से जगह पे आपका वो डेटा है। कंप्लीट पोस्टल प्लेस मेंटेनेंस कंप्यूटर सर्वर, उस कंप्यूटर का सर्वर का है, ठीक है।
आप नॉर्मली जो भी डेटा रखते हैं वो आप अपने लैपटॉप में रखते हैं और वो लैपटॉप आपके ऑफिस में रहता है, तो आपका जो भी डेटा है वो आपके ऑफिस में रहता है, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में यूज कर तो रहे हो, बट उसको रिपोर्टिंग करने का ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आप जैसे कुछ लोग यूएस के सर्वर पे डेटा, मतलब किसी और कंट्री के सर्वर पे डेटा रख रहे हैं, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्लोजर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस क्या हुआ है, अगर हुआ है तो ऑब्वियसली हाँ करेंगे, नहीं हुआ है तो ना करेंगे। अब यहाँ हाँ या ना जो भी करते हैं ना, इसके बेसिस पे एक्सेल जनरेट होता है और उसी एक्सेल को हमको फिलअप करना पड़ता है बाद में। ऑडिटर रिपोर्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्या सीएनओजे ऑडिट किया है, नॉट एप्लीकेबल सर हमारे यहाँ तो, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ सीएसआर, सीएसआर की रिपोर्टिंग, सीएसआर परसुएंट टू डैश 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 रिपोर्ट फॉर अनस्पेंट अमाउंट, नॉट एप्लीकेबल। अब देखो तुम्हारे ऊपर है ये, तुम्हारे केस में क्या है, 135 एप्लीकेबल है, 135 के हिसाब से किया है। अगर किए हो तो 135 करना होगा, अगर नहीं किए हो रिपोर्ट ऑफ अनस्पेंट अमाउंट करना, मतलब आप यहाँ पे जो फिगर डालते हो ना उसके हिसाब से होता है। अगर आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, 5 करोड़ से कम का प्रॉफिट है, तो नॉट एप्लीकेबल करो, आगे बढ़ो। सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल है, यस नो, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं, मैं यहाँ पे ओके करके सबमिट कर देता हूँ। ये डेटा सबमिट हो गया। अब मैं इसको जब सबमिट करूंगा तो प्लीज, क्या गया भाई, ओके नेक्स्ट पेज आया है। नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, मार्क और डिस्क्लेमर कुछ आया है ऑडिटर की तरफ से, मेरे केस में 0 है। कारो एप्लीकेबल, नो, सबमिट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट मांगेगा, आप ये नेक्स्ट में पहुंच गया। वेद कंपनी जो ओपीसी स्मॉल कंपनी, ऑब्वियसली नहीं करूंगा। बोर्ड मीटिंग हेड, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हेड, 4 बोर्ड मीटिंग हुआ था। कमेटी मीटिंग, मेरे केस में कमेटी एप्लीकेबल नहीं तो मैं 0 कर दूंगा। डिटेल्स ऑफ LIGS, लोन एंड गारंटी गिविंग सिक्योरिटी, 186 के अंदर कुछ है ऐसा, हाँ ना, मेरे में नहीं है, मैं ना करूंगा, ठीक है। कोई डाउट हो रहा तो आप यस कर, मतलब पूछ सकते हो मेरे को। आर देयर एनी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन ऑन सेक्शन 186 अप्लाई, कुछ अगर आपका है तो यस करिए, अदरवाइज सबमिट करिए। अब फाइनली आपका एक्सेल जनरेशन प्रोग्रेस में हो गया है और यही एक्सेल भविष्य बताएगा, ठीक है। वेटिंग वेटिंग बहुत टाइम नहीं लेता है, मतलब ऑफलाइन वर्जन मेरे को थोड़ा सा इजी पड़ता है, क्योंकि देखो एक तो ये मतलब जो इंटरफेस है ना, ये पेज का फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। ऑनलाइन वाला थोड़ा सा मतलब बल्कि टाइप फील होता है भाई, बहुत भारी भारी फॉर्म लगता है, ठीक है। और ये ऑफलाइन वाला थोड़ा सा मेरे को इजी दिखता है, मतलब फटाफट फटाफट क्लिक करते हैं और इसका पॉपअप एनिमेशन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। खैर एनिमेशन से तो खैर फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंड लोन, यहाँ पे आपको ऑडिटर रिपोर्ट अटैच करना है, यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट अटैच करना है, ठीक है। फिलहाल पहले अपने डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो तो जाना चाहिए। चलो हो तो गया, इसको यहाँ से करते हैं एक्सट्रैक्ट। चलो तीनों आ गया है मेरा। पहला क्या है OC4, दूसरा क्या है स्टैंडलोन आपका ऑडिटर रिपोर्ट का, ये तीसरा है मेरा डायरेक्टर रिपोर्ट का, ठीक है। तो तीनों मेरा यहाँ पे डेटा आ चुका है। मेरे को AOC4 पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा प्रीव्यू पैनल है, ठीक है। फॉर्म का प्रीव्यू पैनल खुल रहा है, नहीं खुल रहा है बिकॉज फॉर्म लॉक्ड है। प्रॉपर्टी में जाओ, अनब्लॉक करो, अप्लाई करो, ओके करो। अब देखो ये फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको जादू नहीं कहते हैं, ये नॉर्मल टेक्निक है। फॉर्म्स में जाओगे, अब आपका देखो ये OC4 फॉर्म है, सारा डेटा ये रीडमी है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आप, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं किया, पहले ही बोल दिया बेटा कट कॉपी पेस्ट तो करियो मत मेरे फॉर्म में, ठीक है। सारा चीज प्रोटेक्टेड है, आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ग्रे एरिया को तो छूना भी मत, जो ब्लू में है बस उसी को छूछा करो, उसी को फिलअप करो, उससे तो दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एकदम क्लियर कट बोल दिया। तो ऑफलाइन वाले में मेरे को बेनिफिट क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये सब चीज, और अब ये सब चेंज नहीं हो सकता है। जो फॉर्म में मैंने डेटा यस नो कर दिया ना, वो फाइनल है, वो फिर चेंज नहीं हो सकता। अगर मेरे को वहां को चेंज करना है तो पूरा का पूरा फॉर्म ट्रैश करना पड़ेगा, ये एक्सेल बेकार हो गया, फिर किसी काम का नहीं है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, पूरा कौन डायरेक्टर है, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल, ये सब मैंने डाला था, राइट। वो सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है, मेरे को अब इधर कुछ छोड़ नहीं करना है, सब कुछ अब इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमने फिलअप कर चुका, ऑडिट डिटेल, ऑडिटर डिटेल, सब कुछ फिलअप्ड है। लास्ट ईयर 24 का डेटा देखो पूरा एज इट इज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हमको अपना करेंट फाइनेंशियर के यहाँ पे डेटा भरना है। अब अच्छा, रीजन फॉर चेंज इन द प्रीफिल डेटा, अच्छा ये यहाँ भरना है, सॉरी यहाँ भरना है, ठीक है। शेयर कैपिटल एज इट इज जो है उसको हम पेस्ट करते हैं,
मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ ना, पता है, हम्म, मैं करता हूँ कुछ भी डेटा भर देता हूँ, ठीक है। एक बार को मैं, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये भरना आता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। इसको कैसे भरना है, अगर चाहो तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, छोड़ो यही बता देता हूँ। देखो शेयर कैपिटल आपके बैलेंस शीट में मिल जाता है, क्लियर कट लिखा रहेगा, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिख जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल आपके बैलेंस शीट में रहता है। रिजर्व एंड सरप्लस वहां पे प्रॉफिट आपका, रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम सब जोड़ जाड़ के रहता है, एक अमाउंट यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपका मेरे हिसाब से नहीं आता है, बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ये आपका होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट आपका होता है तभी जब आपकी कंपनी में देखो मान लो 30th या मार्च के एंड में कंपनी ने कोई ऑफर इशू कर दिया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आ जाता है कि भाई अब पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया है, पैसा मिल गया है, अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग होता है। अदरवाइज इन जनरल मार्च के एंड के आसपास अगर कोई ऑफर नहीं स्टार्ट हुआ है, कंपनी ने कोई प्रपोजल स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में मैं पकड़ लेता हूँ इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज, कंपनी की करेंट लाइबिलिटी कितना है। करेंट लाइबिलिटी इन जैसे सॉरी नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी हो सकती है भैया, आपकी बैंक से कहीं से भी। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये आपको एज इट इज बैलेंस शीट में मिलेगा, एज इट इज, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनता है वो पूरा शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, ठीक है। और शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट ही शेड्यूल 3 का है। तो ऐसा आप नहीं है कि आपका ऑडिटर कोई और फॉर्मेट में बना के दे रहा है और आप किसी और फॉर्मेट में लेके भर रहे हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। और आपको एग्जैक्ट डिजिट का आपको फिलअप करना है, मतलब अगर यहाँ पे 415 रुपए तो 415 रुपए डालना है, 12 रुपए 25 पैसे तो 12 रुपए 25 पैसे डालने हैं, मतलब जो फिगर आपकी बैलेंस शीट में है वही फिगर यहाँ पे डालना है, राउंड ऑफ करने का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको एज इट इज मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे आपका जितना करेंट लायबिलिटीज आता है वो जाता है, ठीक है, वो आपको एज इट इज यहाँ पे दिख जाएगा। नॉन करेंट एसेट्स, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं, आपका टोटल मतलब जोड़ के यहाँ पे आता है, ठीक है। ये नहीं कि एक का सिर्फ एसेट आएगा तो एक को लिखेंगे, जो भी है पूरा एज इट इज लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। करेंट लाइबिलिटीज अगेन यहाँ पे भी सेम एज इट इज, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा हाथी घोड़ा का चीज है नहीं, ठीक है। ये आपको एज इट इज बैलेंस शीट से डेटा मिल जाएगा। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 74 की जगह 75 करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को यहाँ पे एक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों मैं इस डेटा को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो प्रीफिल डेटा आया हुआ है, मेरे को यहाँ पे एक रीजन देना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू मेरे को ये वाला फिगर चेंज करना पड़ रहा है। हो सकता है कि जो डेटा डाउनलोड हुआ उसमें कोई मिस्टेक रहा हो, ठीक है, तो लिख देना पड़ेगा कि भैया जो डेटा डाउनलोड हुआ है उसमें यहाँ पे मिस्टेक था, ये ओरिजिनल फिगर ये था हमारे लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर के उसी फोर में ये गया था, खत्म बात, ठीक है। जो कुछ नहीं है उसमें सब में जीरो होगा। अब ये इस मेरे को ना ऑफलाइन का सिर्फ एक ही चीज गंदा लगता है, वो है ना जीरो का नाटक। जैसे कुछ कुछ चीज में क्या है ना, सब में जीरो नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पे आपको जीरो दिखाना पड़ेगा, कुछ में होता है जीरो नहीं रखना है, तो ये अपने को पता नहीं चलता है। ये जब हम लोग फिलअप करते हैं सीखते हैं तभी पता चलता है कि वो ऐसा है क्या। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डेटा डालता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं डालूंगा, ठीक है। 823180, ठीक है। अब मेरा एक ही डेटा हो गया, बैलेंस शीट बराबर हो जाएगा। ठीक है, मेरा बैलेंस शीट बराबर। अब ये जो बैलेंस शीट फिलअप हुआ ना, इसी का एक्सट्रैक्ट मेरे को नीचे में फिलअप करना है, इसी का एक्सट्रैक्ट। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग अभी हमने बैलेंस शीट में देखा था ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखो यहाँ पे भी तुमको मिल गया। अब उस लॉन्ग टर्म बोरिंग का ना तुमको डिटेल पोर्शन ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको नोट्स से मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो बैंक से है कि अदर पार्टी से है, कहाँ से डिपॉजिट लिए हैं, किस तरीके से वो पैसा उठाए हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। कुछ भी नहीं है तो सब में 000 कर दीजिए, ठीक है। मेरे केस में कुछ भी नहीं मैंने डाला, इसलिए मैं सब में 0 कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग के तुरंत बाद क्या आ गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक से है कि अदर पार्टी से है, कहाँ से है, सारा कुछ आप यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांस। अगर लॉन्ग टर्म एडवांस लिए हैं, कुछ कैपिटल एडवांस, एडवांसेस आपके बैलेंस शीट में रहता है, ठीक है।
तो अगर कुछ है तो आप डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज सब 000 करेंगे। कुछ भी जीरो नहीं छूटना चाहिए, वो लास्ट में एरर जनरेट हो जाएगा फिर एक्सेल में आपके, ठीक है। कैपिटल ये सब कुछ क्या है, लॉन्ग टर्म एडवांस सब जीरो होगा भाई। अच्छा ये आपका पूरा फिगर ना मैच होता है, ठीक है, तो एक बार प्रॉपर चेक करते हुए चलना है कि आप सही से फिगर डाल रहे हो कि नहीं। अगर आप सोचो कि गलत फिगर डाल देंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप करते समय आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब ये फॉर्म भरते समय आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ जनरेट होगा, जब आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा एक जीरो डालना है, मैंने 3 4 जीरो डाल दिया, तो वो सब आप नहीं मत करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस के स्पीड में चल रहा हूँ। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भैया नेटवर्थ क्या होता है, कैपिटल जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व जो होगा वो जोड़ देंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे क्या है, ये है 7 का हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मेरा 10 82 10 82 31 80। 10 82 31 80, ठीक है। नेटवर्थ बाकी चीज़ तो मेरा एज इट इज़ कुछ है नहीं, अगर आपकी बैलेंस शीट में है तो वो एज इट इज चलना। देखो यहाँ वाला पोर्शन ना होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं अनटिल अनलेस कंपनी एप्लीकेशन मनी वगैरह रेज किया है, कुछ वैसा कुछ किया है, तो अदरवाइज चांसेस कम होता है। अगर फ्रेश बैलेंस शीट है, बहुत छोटा बैलेंस शीट है, तो उसमें कुछ होता नहीं ये सब चीज़ फिगर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कैपिटल रेज। देखो ये आपका MGT 7 में भी हम लोग डिस्क्लोजर डालते हैं, 7A में भी डालते हैं और यहाँ पे भी डालते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इक्विटी कैपिटल कितना था सर, 1 लाख। टोटल नॉमिनल अमाउंट कितना था, 2 2 4 1 5 6 6 10 लाख। टोटल पेड अप 10 लाख, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर आपका है बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज सब में जीरो हो जाएगा। ये जीरो करते समय आप प्रीमियम अकाउंट में जीरो नहीं करेंगे, ठीक है, प्रीमियम में जीरो करना अलाउड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 फिगर्स में जीरो भरेंगे। जीरो छूट कैसे जा रहा है, और पता है गुस्सा कब आता है, जब आप पूरा ये इतना मेहनत से फॉर्म फिलअप करो और फिर आपको लगेगा, आपको जब एरर दिखेगा ना तो एरर में समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन सा जीरो छूटा हुआ है, तो उस टाइम लगेगा कि क्या यार एक जीरो के चक्कर में बिना मतलब का 50 मिनट लग गया मेरा। कल मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जीरो जीरो जीरो। अगर आपकी कंपनी में प्रेफरेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फटाफट जीरो बैठाओ, ठीक है। एक बार आपको समझ लेना है कि भैया ऊपर वाला कॉलम मेरा ईशो इक्विटी वेट वगैरह कुछ रेज वेज किया है तो था, ठीक है। फिर नीचे जाता है डिक्रीज हुआ है तो उसके लिए था, फिर एट द ईयर एंड प्रेफरेंस के लिए कुछ भी है तो वो था, प्रेफरेंस बढ़ा प्रेफरेंस घटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले इक्विटी किस किस तरीके से, ये 10 तरीके से इक्विटी बढ़ सकती है, इन 4 तरीकों से इक्विटी घट सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इन 3 तरीकों से बढ़ सकता है, और घटने के ये 4 तरीके प्रेफरेंस शेयर्स के, ठीक है। तो कुछ है तो बताइए, अदरवाइज सब में जीरो हो जाएगा। कॉस्ट ऑडिटर है क्या, नहीं है, बाकी सब कुछ जाएगा नहीं। सेंट्रल एक्सेस सर्विस कवर्ड है कि नहीं, ये सब कुछ नो हो जाएगा। नाउ फॉरेन, ये डिटेल ऑफ एक्सपेंशन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पे फिर डिस्क्लोज करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं है, मेरे केस में तो कुछ है ही नहीं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कुछ है नहीं है तो जीरो कर दो और चुपचाप आगे बढ़ जाओ। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आपके हैं तो सबसे पहले तो NPCS कोड चाहिए होता है, ये NIC कोड नहीं है, NPCS कोड। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हो NPCS कोड, ठीक है। वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो NIC कोड नहीं है, नेशनल प्रोडक्ट कोड है, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन सर्विस ऐसा कुछ करके पूरा नाम है उसका, वो कोड है। तो आपको NPCS कोड डालना पड़ेगा, कितना टर्नओवर हुआ है, हाईएस्ट टर्नओवर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल हाईएस्ट, मतलब पूरा आपको
डिटेल देना पड़ेगा अगर आपका कुछ भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है तो। ठीक है, मेरे केस में टर्नओवर जीरो था। ठीक है, टोटल प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑन सर्विसेज यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोडक्ट का था, तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट आपका कुछ है तो दीजिए, अदरवाइज जीरो। मैंने अपना टर्नओवर जीरो दिया, नॉट रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड टू प्रिंसिपल प्रोडक्ट, बाई मिस्टेक मेरे को दिख गया वो रिलेटेड पार्टी। ठीक है, वो है रिलेटेड टू मतलब आपका अल्टीमेटली टोटल टर्नओवर कितना है, यहाँ पे आपका टर्नओवर दिखाना है। अगर आप टर्नओवर 1 रखते हो तो आपको पूरा सर्विस मतलब एनपीसीएस कोड खोजना पड़ेगा, फिर उसका टर्नओवर क्या है, टर्नओवर डिस्क्रिप्शन सब कुछ भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब कुछ तो रहता नहीं है। और मेरा देखो फॉर्म हो गया कंप्लीट। देखो मतलब मेरे को है ना ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ, ऑफलाइन फॉर्म था ना, तो ये एक्सेल में जब मैं फिलअप कर रहा हूँ, जैसे हम लोग इनकम टैक्स का एक्सबीआरएल भी फिलअप करते हैं तो बहुत ज्यादा, सॉरी इनकम टैक्स में जब हम लोग वो क्या बोलते हैं ऑफलाइन, जो बैकडेट वाला ऑफलाइन वाला हम लोग फिलअप करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेरे को एक्सेल बहुत भारी फील होता है। ठीक है, वैलिडेट करते तो पूरा डेटा ऐसे माथा खराब करता है, और एक तो बहुत छोटा छोटा टैब रहता है, बहुत समझने में माथा खराब होता है, राइट। बट जब हम लोग एमसीए का ऑफलाइन टूल यूज करते हैं तो थोड़ा सा मेरे को मतलब पता नहीं क्यों इजी दिखता है। ठीक है, कंपेयर टू ऑनलाइन टूल के हिसाब से। तो आपका क्या व्यू है वो कमेंट करके जरूर बताना। रेजोल्यूशन नंबर 4 तो मत देना प्लीज, अरे 4 बोल रहा हूँ, 1 तो मत देना प्लीज, जो भी डेट देना ज्यादा देना। डेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर बाई डायरेक्टर कर देते हैं, कोई एक डायरेक्टर का नंबर कुछ उठाकर डाल देते हैं। चलो भैया संदीप, मैं भी संदीप हूँ, मैं हमेशा संदीप नाम से ही कोई भी कंपनी ढूंढता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, ना मैं अपने क्लाइंट का कोई डिटेल डिस्क्लोज करता है यहाँ पे। अच्छा, अब ये हो गया मेरा काम कंप्लीट एओसी 4 का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सीओपी तो कंपल्सरी देना पड़ेगा, चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपलोड करके देखते हैं। अब देखो इतना आसान लगा ना, कितना आसान था सर, बहुत आसान लगा। अच्छा यहाँ जीरो छोड़ दिया है क्या मैंने? ठीक है, कुछ भी जीरो वीरो छूटा नहीं है ना भाई, क्योंकि अभी क्या ना, अभी ये एरर जनरेट होगा। ठीक है, कुछ भी जीरो छूटा रहेगा, देखोगे ना पूरा 200 300 एरर दिखा देगा अगर जीरो छोड़ दिया तो सब में। कहीं छूटा नहीं है ना भाई, बेसिक प्लस डाइल्यूटेड जीरो 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 जीरो, यहाँ पे भी जीरो, देखो ये सब जीरो छोड़ छाड़ दिया मैं। पीएल छोड़ दिया है क्या मैंने पूरा? ओके सॉरी, पूरा पीएल छोड़ दिया है। सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रेड या सर्विसेज कुछ भी किया है तो वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, डिविडेंड इनकम है तो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मैं फिलहाल अपने केस में सब जीरो जीरो करके चल रहा हूँ। ठीक है, एक ट्राई करूंगा कि एक ऐसा सिर्फ ये पीएल और बैलेंस शीट भर के दिखाने का जिसमें मैं पूरा फिगर्स फैक्ट एंड फिगर्स करके डालूं। ठीक है, ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर पाऊं। मेरे को उम्मीद नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये जो है ना पूरा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट में पूरा बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो आपका ऑडिटर जो आपको बैलेंस शीट आपके हाथ में देगा वो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में देगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई और फॉर्मेट में दे रहा है, आपके पास कुछ और डेटा आ रहा है, बिल्कुल सेम सेम दे रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि फिर भी प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो फोन नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सीधा व्हाट्सअप करना, स्क्रीनशॉट डाल के पूछ लेना भैया ये बता दो ये कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो ये मेरा ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको चूज करूंगा, एक बार को मैच करते हैं। AOC4 क्या अपलोड ले ले या तीनों लेगा एक साथ? देखो ये एरर आया। अब यहाँ पे क्या है, प्लीज देखो जैसे ही एरर आया ना, ये रेड कलर का आया, इस पे क्लिक करेंगे तो एक TXT फाइल जनरेट हो गई। ये बहुत गुस्सा आता है मेरे को देख के। अब मैं आपको दिखाता हूँ टोटल कितना गलतियां निकली है। ये देखो 7 गलती निकल गया इसमें। ठीक है, मैंने इतना ध्यान दिया, मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया ही था प्लीज। ठीक है, तो मेरे को 7 गलती निकला। अब क्या क्या गलती है देखो, पार्ट बी, वैल्यू जो कि ये डाला है इज इनवैलिड फॉर टोटल एसेट फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड डज नॉट मैच विथ टोटल इन इक्विटी एंड लायबिलिटी विद द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड अंडर द बैलेंस शीट। 36903 कहाँ है भाई, ये क्या बात कर रहा है? बैलेंस शीट में मैंने प्रीवियस ईयर का डेटा छेड़छाड़ कर दिया क्या? 3699093, 3699 कहाँ है इसमें?
3699,093 3699,093 इज इनवैलिड फॉर टोटल एसेट फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड के हिसाब से गलत है, तो यहाँ तो 74 था या 75 था। अगर 75 करता हूँ तो क्या ये बढ़ता है? 43। अरे ये दोनों डेटा अलग अलग कैसे हो गया? प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का ये डेटा अलग कैसे? एक काम करता रुको, तो ये कैसे संभव हुआ? लेट मी चेक गाइस, प्लीज हैव पेशेंस। अरे एक तो इसका नाटक है। एक्सट्रैक्ट ऑल, वापस से एक फॉर्म एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अगर मेरा गलती रहा तो अलग बात है, फिर तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। बट अगर मेरी गलती नहीं है, डाउनलोड्स में पेस्ट करें, यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले तो इसको रीनेम करना पड़ेगा। एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, प्लीज़ वेट करिएगा। वीडियो को भगा मत देना, नहीं तो फिर क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहा वो छूट जाता है। अब देखो फॉर्म्स, यहाँ पे क्या मेरी गलती थी या इनकी गलती थी, मेरे को बस ये जानना है। यहाँ पे है 30। अरे 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 अरे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? अब देखो ये एक चीज था जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, ऑनेस्टली मैंने नोटिस नहीं किया था। टोटल जो है एसेट एंड लायबिलिटी इज डिफर, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा है 23100082, यहाँ पे 96, जबकि ये टोटल तो हमेशा डिट्टो डिट्टो सेम आता है बैलेंस शीट का, राइट? लास्ट ईयर का और इस साल का बैलेंस, मतलब जो डेटा आया है मेरे पास वो डेटा में डिफरेंस है, ठीक है? तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं। यहाँ पे जो दो तो चीज छूट गया है ना, यहाँ पे डेटा था, डेफिनेटली यहाँ पे डेटा था जो कि फिलअप नहीं हुआ है। तो क्या करना होगा, मेरे को भरना पड़ेगा, और क्या। इसको इक्वल कर देता हूं। आपके पास तो बैलेंस शीट होगा ना सर, आप अपना बैलेंस शीट निकालो, उसके हिसाब से देखो। 36990913 माइनस 23100843, एंटर। जितना बैलेंस बच रहा है मैं एक ठो डेटा एक ठो में फिलअप कर देता हूँ। मैं एक्चुअली गलत जगह पे डेटा डालूंगा ना तो पता है क्या हो जाएगा, मेरे को फिर अगर यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल देता हूँ तो मेरे को फिर शेड्यूल फिलअप करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो मैं इसीलिए ऐसी जगह पे डेटा भरने जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा शायद सहूलियत मिल जाए। ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया, चलो अब वापस से इसको अपलोड करके देखते हैं। चलो भैया चूज फाइल, वापस से अपलोड करने दो। बस ये वाला एरर नहीं आना चाहिए मेरे को, वो जो एरर आया हुआ था ये वाला एरर नहीं चाहिए। कितना सारा खुला है भाई, डेफिनेटली एरर होगा, बट कौन सा एरर नहीं होना चाहिए? ये जो पार्ट बी वाला एरर था वो नहीं होना चाहिए भाई। पार्ट बी का भी एरर है। वैल्यू दिस इज इनवैलिड एज अ नेट ट्रेड रिसीवेबल इन प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब देखो यार, ये तो गड़बड़ बात है। नेट प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में क्या क्या गलती है मेरे को वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब अगर वो फिलअप सही सही नहीं हुआ है तो गड़बड़ है, ठीक है? अपने ठीक करते एक बार को। वैल्यू, अब तुम बैलेंस शीट जब देख के भरोगे तो मेरे हिसाब से तुम सही भर रहे हो, ठीक है? मेरे केस में गड़बड़ कहाँ पे है? पार्ट बी के अंदर पार्ट 2, ठीक है? वैल्यू जो ये जो डाला है इज इनवैलिड ऑफ नेट ट्रेड रिसीवेबल फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड इन डिटेल्स। ट्रेड रिसीवेबल शुड बी इक्वल टू ट्रेड रिसीवर अंडर बैलेंस शीट फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ पे क्या है ना, बोला ना कुछ तो नशा हुआ है ये एमसी वालों का। यहाँ पे बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ है भाई, ये है हमारा इतना, ठीक है? और नीचे जाएंगे शेड्यूल के अंदर तो यहाँ पे भी हमको मिलता है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स है थोड़ा सा कम, ये होगा पिछले रिपोर्टिंग पीरियड में इतना, ठीक है? अब हो गया बराबर, ये तो हो गया मैच। नाउ इज इनवैलिड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम स्टेटमेंट इन पीएल फॉर करंट रिपोर्टिंग पीरियड। अब यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक छूटा हुआ है, सेगमेंट 2 पीएल में चलते हैं पहले तो।
पीएल मेरा कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कहीं कुछ है जो डेटा जीरो रह गया है, मतलब छूट गया है ब्लैंक, क्योंकि देखो बॉक्स के अंदर क्या बना है, ब्लैंक, ठीक है। इज इनवैलिड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन सेगमेंट ऑफ आइटम स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर करेंट रिपोर्टिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का है इसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं, एक्सेप्शनल आइटम। ये देखो दिख गया, जीरो छूट गया है, तो यहाँ का जीरो ठीक कर दिया, ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर इज इनवैलिड शुड बी एंटर द टोटल प्रीमियम ऑफ पब्लिक इशूड अंडर इनकम ड्यूरिंग द इक्विटी इन शेयर्स डिटेल रेज इन द कैपिटल शेयर स्पेसिफाइड। क्या पूछा, इनवैलिड 4 नंबर पॉइंट, एक बार पिछले बार क्या था, छोड़िए। क्या है यहाँ पे, पार्ट सी का बोल रहा है वैल्यू जो है ब्लैंक है, इज इनवैलिड, ठीक है। ब्लैंक मतलब वैल्यू कुछ नहीं डाले हैं, फॉर पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू शेयर कैपिटल इन शेयर होल्डर फंड्स अंडर द हेड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड। पहले तो चलते हैं पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। पेड अप कैपिटल हेड बाय फॉरेन कंपनी कहाँ है भाई, कहाँ जीरो छोड़ दिए हैं हम। पेड अप कैपिटल इनकम फ्रॉम, ये तो दूसरा चीज है, सॉरी। बस इसमें ना मौत यहीं पे आता है, मतलब आपको यही मतलब टॉर्चरिंग लगता है। और दूसरा सबसे घटिया चीज है यहाँ पे सर्च शायद काम नहीं करता है। अरे भाई ये क्या टाइप कर दिया, देखो सर्च बॉक्स किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। आपका ये पूरा कोई टैब किसी काम का नहीं, मतलब सर्च बॉक्स काम का है ही नहीं अल्टीमेटली, तो ये सरदर्द का चीज़ है। आप इसमें कंट्रोल ए नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ कंट्रोल एस कर सकते हो बस। फिर से देखना होगा क्या है भाई, इनवैलिड फॉर पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी इट शुड बी लेजर, कहाँ पे, पार्ट 3 6, पार्ट थ्री में चलते हैं। पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 कहाँ चला गया, ये पार्ट 3 में आ गया। पार्ट 3 का 6 नंबर पॉइंट, पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी, पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी, जीरो छूट गया था, इसी के लिए इतना रोना था, ठीक है। बोला था ना जीरो के लिए कि बहुत माथा दर्द है, यहाँ पे देखो जीरो का क्या हाल है, ठीक है। नाउ डिक्लेरेशन वैल्यू इज एम्प्टी इज वैलिड फॉर सर्टिफाइड बाय शुड बी डिक्लेरेशन सेक्शन। हाँ ऑब्वियसली लास्ट में मैंने छोड़ा था, ये तो मैंने दिखाने के लिए छोड़ा था कि ये देखो अगर कुछ छूट जाता है तो दिखाता है। चलो मैं दे देता हूँ कंपनी सेक्रेटरी, एसोसिएट, मेंबरशिप नंबर क्या है भैया, 76296, सीओपी नंबर कर देता है 28003। अब हो गया मेरे हिसाब से, मैंने सारे एरर्स को रिजॉल्व कर दिया, 6 एरर को रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ से चूज करेंगे AOC4 को और अपलोड करेंगे, क्या लगता है अप्रूव हो जाएगा। अरे यार अभी फिर से एरर आया है, फिर से वापस से क्लिक करेंगे और नया टेक्स्ट फाइल आया, दो चीज गड़बड़ है। इज इनवैलिड फॉर मेंबरशिप, क्या नाम है, इज इनवैलिड फॉर मेंबरशिप नंबर शुड बी एम्प्टी विद शुड बी एम्प्टी व्हेन सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा मेंबरशिप नंबर नहीं देने को बोल रहा है, छी गंदा लोग, जब सीए साइन करता है तो मेंबरशिप नंबर को नहीं लगे है, नहीं लगता है। तो ये तो हो गया मेरा, कहाँ गया भाई, ये तो रिजॉल्व हो गया। अभी इसमें क्या है, वैल्यू जीरो छूटा हुआ है, मतलब पार्ट बी का देखो, पार्ट 4, पहले पार्ट 4 में चलो, पहले फटाफट दौड़ के पार्ट 4 में चलो। पार्ट 4 में आ गया भैया हम लोग, पार्ट 4 का एक का ए, पार्ट 4 के, ये तो दूसरा वाला 3 है, रुको 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 ऊपर चलना है, पार्ट 6, पार्ट 4 के एक का ए, ठीक है, एक के ए का 1, पार्ट 4 के एक के ए का 1 पब्लिक इशू, राइट। अब इसमें क्या बोला, इज इनवैलिड शुड नॉट बी एंटर्ड फॉर टोटल प्रीमियम इन पब्लिक अंडर इंक्रीज अमाउंट ड्यूरिंग शेयर डिटेल्स रेज व्हेन द नंबर शेयर स्पेसिफाइड एज 0। अरे ये मेरे वजह से गड़बड़ जनरेट हुआ है, मतलब क्यों बोलो तो,
फटाफट बताओ। मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक तो प्रीमियम में डाल दिया था ना पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया था ना, पेंडिंग अलॉटमेंट में डाल दिया था ना, उसी को लेके भड़क रहा है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं उसको कहीं और डाल देता हूँ। 1389007, उसको जोड़ देता हूँ रिजर्व में। रिजर्व से कहीं इम्पैक्ट तो नहीं आता ना? आई थिंक नहीं आना चाहिए। 2367175, मैं इसको करता हूँ 0 और इसको बढ़ा देता हूँ 1625724 अब ये देखो, ये मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर कर आके बैलेंस जस्ट इक्वल करके रख रहा हूँ, ठीक है। अरे कुछ गड़बड़ हो गया, मैं सिविलियन शेयर वारंट गलत जगह डाल दिया क्या डेटा? 1625724 ये हो गया 0। हाँ अब ठीक है, अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी चीज की गारंटी नहीं है इस दुनिया में, और एमसीए के केस में तो बिल्कुल ही नहीं है भैया। मैं टूट गया, फिर से एरर। अब तुम बताओ कितना अच्छा लगेगा तुमको? क्या नाटक है भाई। पब्लिक इशू अंडर इनकम, पब्लिक क्या बोला है, should not be entered for total premium in public issue under increase in amount during the year. Equity shares details in raised share capital when number of shares is specified as 0। क्या है ये? वैल्यू इज 0, मतलब वैल्यू 0 डाला हुआ है ऑब्वियसली। इसका कहना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका कहना है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि invalid and should not be entered for total premium in public issue। नहीं एंटर करना है टोटल प्रीमियम इन पब्लिक इशू अंडर इंक्रीज इन अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इज ड्यूरिंग द ईयर इन शेयर डिटेल्स इन इज रेज्ड शेयर कैपिटल व्हेन नंबर ऑफ शेयर स्पेसिफाइड एज 0। वेट आई थिंक आई गॉट इट। पता है प्रॉब्लम क्या था? ये दिख रहा है प्रीमियम में एक तो अकेला 0 आ गया है, यही प्रॉब्लम है बस। मतलब एक छोटा सा 0 आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में फ्लो में 000 मारा था और यहाँ पे 0 आ गया था और ये मेरा पूरा एफर्ट बर्बाद। बस वही 0 था भाई, प्रीमियम में आपको क्यों, आपने क्यों 0 डाला है? ले लिया बस, उसको उसको 0 से दुश्मनी था कि भाई जब पब्लिक इशू में 0 है तो आपका प्रीमियम 0 कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है आपका 0? ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिगर्स होगा तो होगा प्रीमियम में। ये सेम प्रॉब्लम मेरे को MGT 7A में भी आया था, उसका भी पूरा डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है, कुछ 40-50 मिनट का वीडियो आप देखना, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आता है। अगर 0 इधर का उधर हुआ तो बस वो फिर लंबा सा एरर दे देगा। आप तुम खोजो कौन से वाले टैब की किस वाले हिस्से में कहाँ पहुंच के कहाँ 0 छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा AOC4 का एक्सेल चला गया। अब एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंड लोन एक्सेल कहाँ है मेरा? ये है हमारा ऑडिटर रिपोर्ट। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, अनब्लॉक, ओके ओके। ये हमारा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म आ गया। ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। अब आपका ओपिनियन क्या है भैया? मेरे को कुछ नहीं जानना। आपके ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या लिखते हो, ठीक है। मेरे जिम्मेदारी कुछ नहीं है। डेजिग्नेशन डायरेक्टर, देखो ये तो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यार वो भी नहीं मिल रहा तो फिर शर्म का बात हो गया। मतलब पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि डेन नंबर आपको वहां से तो मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। अब प्लीज इसमें कोई एरर जनरेट ना हो जाए, बस। हो ही सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल ना बोलकर कुछ भी नहीं होता है, MCA है, यहाँ हर चीज पॉसिबल है। देखो एरर आया, क्या एरर आया भाई? अरे बाप रे बाप। ओपिनियन फॉर एड्रेस लिमिट इज मैक्सिमम 5000 कैरेक्टर, ठीक है। ओपिनियन मैंडेटरी एंड मैक्स लिमिट इज 5000 कैरेक्टर। मैक्स लिमिट है ना भाई, मैं तो मिनिमम में हूँ, 5000 के अंदर ही रखा हूँ। क्या बदतमीजी है। ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर,
तो मैंने कुछ कहा क्या? ठीक है, बेसिक ऑफ ओपिनियन कंपल्सरी है, एम्फेसाइज ऑफ मैटर अगर कुछ है तो लिखना, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिट रिमार्क, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्चुअली बोला ना, आप तुम ज़्यादा लिखो, तुम बहुत कम लिखे हो। ठीक है, अदर डिटेल्स, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैक्स लिमिट इज 5000 कैरेक्टर, ऑडिट कमेंट, मतलब क्या बोलूँ मैं तुमको, छोड़ो, बोल के फायदा नहीं है। मैं सोचा था कुछ भी डेटा भर देता हूँ, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। आपके पास तो ऑडिटर रिपोर्ट प्रॉपर होगा ही, आप उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर ही दोगे, लेकिन वापस से यहाँ पे एरर आ गया तो भाई मैं तो टूट गया। अब भाई मेरे को क्या सच में पूरा डेटा भरना पड़ेगा? ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर्स, मैंडेटरी एंड मैक्सिमम लिमिट इज 5000 कैरेक्टर। छोड़ो, आओ ओपिनियन निकालते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। क्या से निकालोगे बोलो तो? भाई तुमको क्या लग रहा है मैं सच में किसी ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट निकालूंगा? बिल्कुल नहीं भाई, किसी भी कंपनी का डेटा शो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी थिंग। तो मैंने दे दिया ये ऑडिट रिपोर्ट बेसिस एम्फेसाइज ऑफ मैटर, 5000 लिमिट में था, वो भी दे देता हूँ भाई, ये लो। नेक्स्ट है कि ऑडिट मैटर, ये भी 5000 कैरेक्टर में, ठीक है। तो कैरेक्टर का मतलब ये होता है जो हम लोग एक एक शब्द लिख रहे हैं, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हो गया। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। अदर इंफॉर्मेशन, मैक्स लिमिट इज 5000 कैरेक्टर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मैनेजर चेंज, यहाँ पे भी 5000 कैरेक्टर। अब यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करना होगा, था बात, अब पूरा शॉर्ट फॉर्म करो, 5000 कैरेक्टर में ले आओ। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी मैक्सिमम 5000 कैरेक्टर, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपका ऑडिटर ही शॉर्ट करके दे दे। स्टेट अदर रूल्स 11 मैंडेटरी 5000 कैरेक्टर। बट यहाँ पे बोला है मैक्स लिमिट इज 5000 कैरेक्टर, तो यार ये तो गलत बात है ना, मतलब तुम ही बोलो। रिपोर्ट ऑन दस, रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल फाइनेंस रिपोर्टिंग। चलो अब भगवान का नाम लेके अपलोड करते, अगर गड़बड़ हो गया तो मैं पूरा ऑडिट ये वाला पोर्शन वापस से सेपरेट रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। आई एम हेल्पलेस। क्या यार, फिर से सेम एरर। ओपिनियन ऑफ इज मैंडेटरी एंड मैक्सिमम लिमिट इज 5000 कैरेक्टर्स। तो भाई 5000 कैरेक्टर के अंदर ही तो दे रहा हूँ। सो फाइनली मेरा ये डेटा अपलोड हो गया है। देखो ये जो मैंने अपलोड किया, जस्ट मैंने पूरा एडिट किया, ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा लंबा चौड़ा किया। इसको आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं करूँ एक बार को मैं आपको एक बार चीज़ दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। एज पर AUDAT ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अगर ये भी मैं लिख के सेव करता हूँ ना तो भी चलेगा। मेरा वाला जो मैं अपलोड हो रहा था ना, वो बार बार ब्लैंक फॉर्म अपलोड जा रहा था। ये एज पर ऑडिट रिपोर्ट है, ये भी मैं अपलोड करता हूँ तो ये भी एक्सेप्ट करेगा, बट डेटा होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। डायरेक्टर रिपोर्ट अगेन, अब यहाँ पे भी मेरा अब आई थिंक प्रॉब्लम तो मेरा रिजॉल्व हो गया है। ये वाला है ना भाई, कौन सा था ये वाला, ये वाला, ये डायरेक्टर रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट आपके पास डायरेक्टर रिपोर्ट वर्ड फाइल में होना चाहिए, ठीक है, इट्स कंपलसरी। बट अच्छा, ये पहले तो ऑन करते हैं इसका लॉक, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, अनब्लॉक, अप्लाई, ओके, ये खोल देंगे इसको, ठीक है, खुल गया। अब देखो यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ है, थोड़ा सा सरदर्द वाला चीज़ है, यहाँ पे मैं अब कुछ भी डेटा डाल सकता हूँ, कोई ट्रैप नहीं है, ठीक है। 5000 कैरेक्टर के अंदर डालना पड़ेगा। बस द कंपनी LIGS जो है, बॉडी पैचेस, नो नो नो, ब्रीफ डिटेल ऑफ एनी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स, NA कर सकते हैं हम इसको,
नील नील लेगा कि जीरो लेगा? जीरो लेगा ये। अमाउंट जो भी कॉलम है ना, मतलब आपके पास एक ड्राफ्ट है, बस उसको उठाओ, डेटा देख के फटाफट भर दो, ठीक है। या एक बना के कॉपी पेस्ट सब में नहीं चलेगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि हर किसी का कंपनी का नाम वहाँ पे पिन है। तो एक बना के सोचोगे कि भैया सब में धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो चल जाएगा काम? नहीं चलेगा। तो जस्ट मैंने इसका डेटा फिलअप कर दिया, बेसिक चीज़ था, वेबसाइट मैं नहीं डाल रहा। बाकी जो चीज़ था मैंने डाल दिया, छोटा मोटा चीज़ जीरो जीरो कर दिया है, कहीं लिखना था लिख दिया है, जहाँ नहीं लिखने का मन किया नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार अपलोड करके देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, बट शायद नंबर को लेकर रह रहा है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे नंबर भी डाल दिया है। तो शायद शायद कैरेक्टर्स को लेकर कंसिडर करेगा तो कुछ बात नहीं है। देखो एरर आएगा, मेरे को लगा था वैसा एरर आएगा। अच्छा क्या एरर आया है? बोर्ड मीटिंग डेट शुड बी डे मंथ ईयर फॉर्मेट एंड देन इक्वल। कहे भाई 5 ओ, एक जीरो ज़्यादा बढ़ा दिया था, दैट वाज माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट। ये हमारी गलती, अपराध है जो हमने किया है, क्योंकि आगे एक जीरो लगा दिया भाई। ये तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। यहाँ पे हमने वापस डायरेक्टर रिपोर्ट चूज किया, और आई डोंट थिंक अब कोई एरर आना चाहिए, ये ले लेगा, ठीक है। तो अब जाके मेरा तीनों ले लिया, मतलब तुम्हारे हिसाब से कितना मिनट का वीडियो है? 51 मिनट हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ 60 मिनट हो गया। 10 मिनट मैंने पॉज किया था ऑडिटर वाला स्यापा को देखने के लिए, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा था, बार बार ऑडिटर में अपलोड करो सेम एरर जनरेट हो रहा है, डेटा चेंज करो सेम एरर जनरेट हो रहा है। लास्ट में पता चला कि भाई मेरा फाइल सेव ही नहीं हो रहा था, मतलब जिस जगह पे सेव करा था वो कोई और फाइल है, ये फाइल कोई और अपलोड कर रहा हूँ, तो वो अलग ब्लेंडर हो गया था, ठीक है। फाइनली जब मैं प्रोसेड करूंगा तो अब बोलेगा अटैचमेंट्स। वैसे अटैचमेंट खतरनाक चीज होता है, लेकिन यहाँ तो लगेगा ना। सो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एज पर सेक्शन 134। अब यहाँ पे प्रॉपर, अच्छा यहाँ पे ना कुछ कुछ लोग देखता हूँ डीएससी लगा के सबमिट करते हैं बैलेंस शीट, भाई प्लीज मत किया करो, ठीक है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये सब का मत किया करिए आप। डीएससी लगा के कभी भी बैलेंस शीट साइन नहीं करिए, नहीं अपलोड होता है, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट, एक कंपनी थी, उस कंपनी के जो मतलब किसने किया था, उसके ही किसी एम्प्लॉय ने किया था, ठीक है। टाइम बचाने के लिए उसने डायरेक्टर रिपोर्ट में नॉट एप्लीकेबल करके फिलअप कर दिया, बोला हटाओ कौन टेंशन लेता है, ठीक है। तो वैसा वैसा मत करना यार प्लीज, भले आधा घंटा ज़्यादा लग जाए क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप जो डेटा है वो पूरा फिलअप करो, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये लाइफ लॉन्ग रहता है, ये कभी नहीं हटने वाला है। आपका एक बार फाइल हो गया वो अब हमेशा रहेगा। मैं इंस्ट्रक्शन किट अपलोड करके चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा सबमिट, और आई थिंक ले लेना चाहिए। अरे एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट सबमिशन ओनली वन मोर अर्लियर फॉर्म आर पेंडिंग सबमिशन यूसी फॉर एक्सट्रैक्ट। चलो क्या है, क्या सबमिट बोल रहा है भाई? एक्चुअली सबमिट को मेरे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। रीज़न इज ये जो फॉर्म है इस कंपनी ने ऑलरेडी फॉर्म फाइल कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे को दोबारा फॉर्म फाइल करने देगा। देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट सबमिशन रेस्ट्रिक्टेड, वन और मोर अर्लियर फॉर्म आर पेंडिंग सबमिशन एओसी फॉर एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंड ऑन। तो इस कंपनी ने अपना मतलब एओसी फोर पहले ही भर रखा है, तो अब मेरे को सबमिट करने नहीं देगा। मैं आप लोग को सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए जितने भी फॉर्म भरता हूँ, बहुत फॉर्म फिलअप करने के बाद पहले मतलब वीडियो पॉज करने के बाद सबसे पहले उसको एसाइनमेंट कैंसिल करता हूँ, क्योंकि बेचारा वो जब भरने बैठेगा ना उसको भरने से रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप तेरे को भरने नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर किसी से बदला बदला लेना है ना तो उसकी कंपनी का एक डमी फॉर्म फिलअप करके छोड़ दो, वो बेचारा भर ही नहीं पाएगा, वो पागल हो जाएगा कि यार क्या करूँ। वो फिर टिकट रेस करेगा, एसाइनमेंट कैंसिल कराएगा, वो उसका हफ्ता भर बर्बाद होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मजाक में बता रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। खैर ये मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं सबमिट नहीं कर सकता बिकॉज उसने ऑलरेडी फिलअप मतलब कर दिया था यार सबमिट कहीं भी, ठीक है। अब इसके लिए मैं वापस से नया फॉर्म नहीं भरने वाला, ठीक है। तो अगर अब मेरे हिसाब से मैंने यूसी फोर आपको बहुत हद तक समझा दिया, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने भरने का 4 बार ट्राई किया, चारों बार मेरा दिमाग खराब हो गया, पेज नहीं खुला, खुला तो आधा भर पाया। मतलब ऑनलाइन फॉर्म में मेरा 40 मिनट बर्बाद हुआ है जस्ट उस पेज को खुलने भरने, आधा वीडियो बनाया फिर कटा, फिर आधा वीडियो बनाया कटा, ये सिचुएशन में, ठीक है। अब मैंने फाइनली ऑफलाइन वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया। अब ऑनलाइन वीडियो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को पेशेंस चाहिए, ठीक है। और तुम लोग ना पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेरे को नहीं पता क्या कर रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो दबा के, ठीक है। और कुछ कुछ लोग बहुत रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोग कमेंट कर रहे हो। आपको कोई भी और डाउट है, कोई वीडियो अभी CSR 2 के लिए आपने बोला हुआ है, आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन CSR 2।
AOC 4 का पूरा अभी एनुअल फाइलिंग का जितना आपका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, EDT 1 से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम मैं ट्राई करूंगा रिजॉल्व करने का। इसके बाद मैं पहुंचूंगा उन टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक है, लाइक LLP का सीरीज हमारा अभी पेंडिंग चल रहा है, वो शायद नवंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि नवंबर से मेरा MGT मतलब एनुअल फाइलिंग का जितना वीडियोस है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नवंबर से अपने LLP का सारा फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। LLP सीरीज कंप्लीट करने के बाद कंपनीज की सारी फाइलिंग को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट RBI फाइलिंग पकड़ेंगे, मतलब हर एक फॉर्म को पकड़ के करते हुए चलेंगे। ठीक है, मेरा गला दर्द हो गया है, बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको शायद 50-55 मिनट का वीडियो दिख रहा होगा, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ, काट रहा हूँ, वो वीडियो खराब हो रहा है, वो सीन देखूँ ना मैं, तो मेरा 1.5 से 2 घंटा आराम से गया है मेरा वीडियो रिकॉर्ड में। ठीक है, मैं रात के 2 बजे बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर, तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर दो यार, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। ठीक है, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट हो, वीडियो का कमेंट सेक्शन हमेशा अवेलेबल है। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, कुछ कुछ पे रिप्लाई करता हूँ, कुछ पे शायद नहीं करता हूँ, बट सारे कमेंट्स मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।